Hello, my dear student. Myself Gulrez Ahmed. This is my channel Gulrez Excellent Classes. आज हम आपके लिए बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 12 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आजकल आ रहा है और ये क्वेश्चन आजकल आ रहा है करंट पैटर्न ऑफ नीट के हिसाब से देखें तो पॉलीसेकेराइड का ये क्वेश्चन तो आ रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि पॉलीसेकेराइड में हम लोग थोड़ा सा आइसोमरिज्म को भी पढ़ा करते हैं। बेसिकली यहाँ याद वाद करने का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझने का है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लाइक उसी तरीके का है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। याद व्याद करने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो इसीलिए ईजिली हो जाता है। जब बात याद ना करने की हो तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, याद ना रखनी हो तो ऐसा आप एक बार देखें। इस तरह से हम इसको डील करने वाले हैं कि एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो फिर आपको एग्जाम तक याद रहेगा, इसकी ज़्यादा गारंटी है। हाँ, ये घर पे जाके एक बार लिखना भी पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको रिवीजन करने का एक ही तरीका होता है कि आप लिख लिख के रिवीजन करें, लिख के रिवीजन करें। खाली दिमाग में ऐसे लेके बैठ के कॉपी देखते नहीं रहते, उससे नहीं होता। चलो, पॉलीसेकेराइड में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पॉलीसेकेराइड में हम लोग आज बेसिकली ग्लूकोज को डील कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे हम ग्लूकोज को देख पाएंगे। पॉलीसेकेराइड में नहीं, देखो, एक पॉलीसेकेराइड का जो मोनोमर होता है ना, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड पे तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हमें मोनोसेकेराइड की बात करनी होगी। और आज हम लोग ग्लूकोज की बात कर पाएंगे, गैलेक्टोज की बात कर पाएंगे और फ्रुक्टोज की बात कर पाएंगे, फ्रुक्टोज की बात कर पाएंगे। ये सारी बातें कर पाएंगे हम लोग। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे कि डाइसेकेराइड की भी बात करें। पहले मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड बनेगा। पॉलीसेकेराइड नाम से आपका एक हेडिंग है, एक टॉपिक है, बट पॉलीसेकेराइड डायरेक्टली हम नहीं पढ़ सकते। पॉली का मतलब चैन होता है, सेकेराइड मतलब शुगर का चैन। अब इस शुगर का सबसे छोटी इकाई को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। जैसे ग्लूकोज एक शुगर हो गया, ग्लैक्टोज एक शुगर हो गया, फ्रुक्टोज एक शुगर हो गया। और ये डाइसेकेराइड डाइमर है, ये भी शुगर ही है, एवरीवे शुगर। ये बड़ा वाला शुगर है, ये छोटा वाला शुगर है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा है। इसमें नाम आएगा हमारे पास माल्टोज, इसमें नाम आएगा हमारे पास लैक्टोज, इसके नाम आएगा हमें सुक्रोज। ये तीन नाम, ये तीन नाम, ये डाइसेकेराइड है। बाकी पॉलीसेकेराइड में क्या क्या होता है, तो भाई हम यहाँ पे स्टार्च पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, अमाइलोपेक्टिन पढ़ते हैं। ये सब पॉलीसेकेराइड में ही तो पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, अमाइलोपेक्टिन पढ़ते हैं, ये सब पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे। सेलुलोज वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब किस में पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड में पढ़ते हैं। सेलुलोज को पढ़ना होता है। और काइटिन वगैरह सब इसी में आएगा, काइटिन है। बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी बैक्टीरियल सेलवाल वगैरह वो भी इस पॉलीसेकेराइड उसमें भी है। तो सब देखोगे, सारी चीजें के तुम देखोगे। इनोलिन एक और आता है, इनोलिन, ये भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। इनोलिन पॉलीसेकेराइड। पर ये जितने नाम में तुमने देखा ना, इन सबको हम शुगर कहेंगे क्योंकि स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में मीठा होने की वजह से इन सबको शुगर कहेंगे। ये छोटे वाले शुगर, ये थोड़े बड़े वाले शुगर, ये सबसे बड़े वाले शुगर, लेकिन ये सब शुगर कहलाते हैं। शुगर का मतलब चीनी नहीं होता, हर वो चीज़ जिसका स्वीट टेस्ट होगा उसे हम शुगर कह देंगे, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हम लोग एक बात कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। पॉलीसेकेराइड के स्टार्टिंग में कर कहीं से भी सकते, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सबसे पहला बात कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, दो डेफिनेशन बने। एक पुराने जमाने का डेफिनेशन जिसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड डेफिनेशंस बोलेंगे, ओल्ड डेफिनेशन बोलेंगे, ओल्ड डेफिनेशन बोलेंगे। पुराने जमाने का डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशंस।
ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन कहता क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाम के हिसाब से उसने बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स, ये बोल दिया नाम के हिसाब से। कार्बन्स, कार्बन्स के हाइड्रेट्स है, मतलब कार्बन के साथ H2O जुड़ा हुआ, यानी इस तरीके से C6H12O6। तुम कहोगे कि यार पता नहीं पड़ रहा है H2O जुड़ा है कि नहीं। अब जैसे छोटे छोटे हैं बच्चे, उनको नहीं पता पड़ेगा, वो अलग की बात है, शादी के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं पड़ेगा कि इसमें वाटर कहाँ जुड़ा है। तो तुम देखो ना, मैं बता रहा हूँ वाटर कहाँ जुड़ा है। इसको अगर मैं n बराबर मैं 6 कर दूं तो क्या हो जाएगा? CnH2nOn, दिख रहा? अगर मैं n की बराबर यहां पे 6 कर, यहां n बराबर 1 कर दूं तो तुम्हें क्या पड़ेगा? C1, कुछ फायदा नहीं है 1 लिखने का, H2 इंटू 1 2 ही लिख देता हूं, और O1। देखो कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर एक कार्बन से तुम सोचोगे ना तो तुम्हें पता चल जा रहा कि वाटर जुड़ा है। इसके हिसाब से कह रहा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ पानी है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन विथ वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल दिया लोगों ने, लेकिन सारे शुगर इस डेफिनेशन में आते नहीं है। ऑल शुगर, एक बात नोट करके यहां पे तुम याद रखोगे कि ऑल शुगर्स आर नॉट फिट इन दिस डेफिनेशंस, इस डेफिनेशन में नहीं आते। बहुत से ऐसे शुगर है जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, बहुत से शुगर। तो यहां से यानी कि डेफिनेशन गड़बड़ है। अरे इसीलिए तो मैंने ओल्ड डेफिनेशन लिखा है, नहीं कि डेफिनेशन ये कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने इसे ओल्ड डेफिनेशन बोला, ओल्ड डेफिनेशन बोला। समझ गए? आगे देखते हैं। न्यू डेफिनेशन लाना पड़ेगा, ओल्ड है तो नया लाना पड़ेगा, क्योंकि काम इससे बन नहीं पाया था, ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं था। तो अब हमें न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। न्यू डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में नई डेफिनेशंस क्या है? तो नई डेफिनेशन के हिसाब से कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी, समझना, बात को समझना, या याद वाद नहीं करना। केमिस्ट्री है, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री है, तो आपको ज्यादा याद वाद नहीं करना पड़ेगा। पॉलीहाइड्रोक्सी विद केटोन एंड अल्डिहाइड, ketone and aldehyde, केटोन या फिर, या और लगाओ ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये पॉलीहाइड्रोक्सी विद कीटोन और अल्डिहाइड। बात तो समझना, ये क्या बोल दिया। मैं एक तरफ रख रहा हूं अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है, जानते हो इसको अल्डिहाइड, थोड़ा सा बड़ा चैन बना दो, चाहे कितना भी कार्बन जोड़ लो, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड है, तो इसको हम अल्डिहाइड ही तो बोलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा चैन बना दो। प्रोपनल डिहाइड हो जाएगा ये, इसको हम ये बोल सकते हैं, पर है तो अल्डिहाइड। इसको एसीटोन को, प्रोपनॉन को, इसको हम कीटोन ही तो बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। इतना तो केमिस्ट्री पहले से तुम पढ़ रखे हो कि फंक्शनल ग्रुप ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है,
अल्डिहाइड है, और ये जो है फंक्शनल ग्रुप जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है, कीटोन है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो चैन में कार्बन है ना, वहां पे तुम वाटर डाल दो, एक डाल दिया, दो डाल दिया, एक से ज्यादा है तो तुम क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसको तुम ऐसे लिखते हो पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोले तुमने इसको, पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको लोग हाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोला करते हैं। अब यह है कि इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दोगे, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग इसको डाईहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी या दो हाइड्रोक्सी है ना, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोला करते हैं हम यहाँ पे। ये भी नाम है, हम आगे चल के बात करेंगे। तो नए डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट या तो अल्डिहाइड का पॉलीहाइड्रोक्सी है, अल्डिहाइड में बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिए, या फिर कीटोन का है। पिछले वाला डेफिनेशन था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो गड़बड़ कर देता, वहां पे गड़बड़ हो जाता, कीटोन वाले उसमें बैठ नहीं पाते। अच्छा, कीटोन वाली की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से ऐसे हैं जो बैठ नहीं पाते उसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी विद कीटोन और अल्डिहाइड। इतनी बात समझ में आई। अगर अल्डिहाइड वाला पॉलीहाइड्रोक्सी है तो उसको बोलेंगे पूरा, इस वाले इस शुगर को हम क्या नाम देंगे, अगर पूरा नाम दे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो शुगर दो तरीके का हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो यहां से शुगर हमें दो प्रकार का मिल जा रहा है, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये एक नाम ले लिया जाएगा शुगर का, और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बस ये दो नाम लिया जाएगा। यानी कि दो लार्ज क्लास से कार्बोहाइड्रेट्स का कीटोन के साथ एक ग्रुप निकला हुआ है, एक अल्डिहाइड के साथ निकला है, कि दो बड़े ग्रुप्स है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे दो टाइप्स के बन जा रहे हैं तुम्हारे सामने, अभी मैंने बनाया कि कार्बोहाइड्रेट्स की दो ग्रुप बन जा रहे हैं, और एक जो है एक ग्रुप को लीड कर रहा है अल्डिहाइड, तो दूसरे ग्रुप को लीड कर रहा है कीटोन। एक कीटोन का ग्रुप चल रहा है, बस पॉलीहाइड्रोक्सी जोड़ते जाना, चाहे एक जोड़ो, दो जोड़ो, मतलब दो जोड़ो, चार जोड़ो, जो भी जोड़ो, और एक अल्डिहाइड का है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे दो तरीके का हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, चाहे दोनों में से कोई भी हो, दोनों में पूछा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन कितना हो सकता है, तो दोनों में तुम एक बात याद रखोगे, ये वाली चीज़ कि नंबर ऑफ कार्बन जब भी पूछेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन जब भी पूछे तो फिर क्या बोलोगे। चलो पहले ये वाली लिस्ट लिख लो, मैं कह रहा हूँ C3 C7, यहाँ पे भी C3 C7। जब ऐसा कुछ केमिस्ट्री में लिखा हुआ आता है, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन वाले से स्टार्ट होता है और 7 कार्बन तक जाता है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है इसके अंदर कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है, कार्बन जो है दोनों के अंदर कितना है, तो 3 है। और मैक्सिमम कितना है, और मैक्सिमम कितना है, तो 7 है। जब 3 होगा तो उसको हम ट्रायोज शुगर कहेंगे, जब 3 होगा तो उसको हम लोग ट्रायोज शुगर कहेंगे, और जो 7 होगा तो उसको हम लोग हेप्टोज शुगर कहेंगे, हेप्टोज शुगर एंड ट्रायोज शुगर।
ट्रायोस शुगर एंड हेप्टोस शुगर, ये नाम समझ रहे हैं, ट्रायोस शुगर एंड हेप्टोस शुगर। 3 कार्बन वाले को ट्राई वर्ड इस्तेमाल करते हैं और 7 कार्बन वाले को हेप्टोस इस्तेमाल करते हैं, हेप्टोस शुगर। शुगर तो हम लेंगे भाई, ये सब कुछ शुगर ही तो है, वो चाहे 3 कार्बन का हो या 7 कार्बन का है, तो क्या शुगर, मैंने बोल दिया। पॉलीसेक्राइड हो, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, सब शुगर, सब शुगर है। एक पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर का चैन, पर ओवरऑल तो शुगर ही है। खैर वो बाद में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो, चाहे कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो, हाइड्रोक्सी कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या अल्डिहाइड, यानी कीटोन ग्रुप का हो या अल्डिहाइड ग्रुप का हो, नंबर ऑफ कार्बन 3 से स्टार्ट होने का है और नंबर ऑफ कार्बन लास्ट कहां पे होगा, 7 रहेगा। 3 वाले को हम ट्रायोस शुगर बोलते हैं और 7 वाले को हेप्टोस शुगर बोलते हैं। ये इसके बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं। एक चीज और, हम क्या क्या जानते हैं, अगर फीचर देखें शुगर के बारे में, तो शुगर के बारे में हम कुछ बातें और जानते हैं जिसको तुम्हें ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या कह रहा हूं मैं, कि जो शुगर होता है इसी को हम बार बार सैकराइड वर्ड इस्तेमाल करने वाले, इसलिए पॉलीसैकराइड मतलब क्या, शुगर का चैन, सैकराइड का चैन, तो सैकराइड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सैकराइड वर्ड हर वो चीज के लिए इस्तेमाल कर देते हैं जिसमें स्वीट टेस्ट होता है। तो शुगर का मतलब सैकराइड और शुगर का मतलब क्या हो सकता है, स्वीट इन टेस्ट, मीठा होगा। समझे बात को, मीठा होगा। इतना कंजूसी क्यों करें, हम नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं ना। शुगर के बारे में, कि जो शुगर है उसे हम सैकराइड बोलते हैं। जो शुगर है उसे हम लोग सैकराइड बोल रहे हैं। और शुगर का दूसरा फीचर, ये स्वीट इन टेस्ट होता है। इसका फीचर हम देख रहे हैं, मीठा होता है, इसीलिए हम इसको सैकराइड या शुगर बोला करते हैं। सैकराइड और शुगर दोनों एक ही चीज है, कहीं पे भी लगे। मोनोसैकराइड मतलब सबसे छोटी वाली सैकराइड, सबसे छोटी वाली शुगर। डाइसैकराइड, डाइमर ऑफ सैकराइड, डाइमर ऑफ शुगर, लेकिन सब शुगर ही है। स्वीट इन टेस्ट होता है, स्वीटिंग इंडेक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। लोग करा करते थे कि स्वीटिंग इंडेक्स कितनी होती है, बहुत पुराना सवाल है, नहीं आने का, इतना ज़्यादा हमें पढ़ने का भी नहीं है। एक चीज़ और, कि शुगर के अंदर काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है, काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर काइरल कार्बन प्रेजेंट है, काइरल कार्बन प्रेजेंट है, तो उसे ऑप्टिकली एक्टिव होना भी पड़ सकता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ज्यादातर यही चांस है, और बायो में जब भी कभी काइरल कार्बन की बात कर देगा, समझ जाओ कि ऑप्टिकली एक्टिव भी है। वैसे केमिस्ट्री में आते हैं तो हर काइरल कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जरूरी नहीं है। अगर मीजो कंपाउंड हो जाए, जितना लीवो रोटेटरी उतना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर हो जाए, तो फिर रोटेशन एक राइट हैंडेड है, एक लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है, दोनों सेम हो जाएगा, तो कोई आइसोमर नहीं बन पाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वहां मीजो कंपाउंड, वहां पे काइरल कार्बन मौजूद है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन हम उसको मान के नहीं चलते, हम मान के चलते वो वाला केस नहीं है। काइरल कार्बन प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है। केवल एक शुगर ऐसा है जहां के काइरल कार्बन मौजूद नहीं है, बाकी सारे पे है। जैसे कि हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़े थे अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड भी, उसके पास भी काइरल कार्बन है, वो भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा था, ग्लाइसिन, जिसमें काइरल कार्बन नहीं था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था वो। उसी तरीके से एक शुगर ऐसा भी है, एक शुगर ऐसा भी है जिसमें काइरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका नाम हमने कुछ देर पहले लिखा भी था, लिया भी था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन। उसके उसके स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो वहां पे काइरल कार्बन ही नहीं मिलेगा, जैसे कि ये कीटोन है, पहली चीज। इसको कहते हैं हम
ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इधर भी ग्रुप ऐसा, अगर तुमने पहली बात तुम क्या देख रहे हो कि कैरलिटी होने के लिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। तो कहाँ से है? तो कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है तो कायरल होगा ही नहीं। यहाँ पे तो भाई दो दो हाइड्रोजन लगा हुआ तो नहीं होगा। ऊपर नीचे यहाँ पे भी दो दो हाइड्रोजन लगा है, वो भी नहीं होगा। तो कायरल कार्बन होने के लिए पहली बात सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन तो छुट्टी हो गई। और बाकी उसके चारों तरफ सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जब मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो इधर तो OH है, इधर ये वाला मॉलिक्यूल्स हो गया, और ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो कैरलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे नो काइरल कार्बन, यहाँ पे कोई काइरल कार्बन नहीं है, नो काइरल कार्बन। अगर काइरल कार्बन ही नहीं है, अगर काइरल कार्बन ही नहीं है, अगर काइरल कार्बन ही नहीं है, तो फिर यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। केवल एक शुगर ऐसा है, ये वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये शुगर का किस में आएगा? कीटोन वाले ग्रुप में आएगा, है ना, कीटोन वाले ग्रुप में आएगा। और कीटोन वाले ग्रुप में जितने भी आते हैं उसे कीटोज शुगर कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कीटोज शुगर कहते हैं। ये कीटोज में आता है, कीटोज ग्रुप में आता है। उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस है। तो ये क्या है? नो काइरल कार्बन, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये अगर समझ में आता है। बहरहाल और क्या समझ में तो आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अंत तक देखते जाइए और एक बार देखा जरूर कीजिए। आपको अब पढ़ाई शुरू कर देना है सब लोगों को, नहीं तो सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा। पैरामेडिकल या जब भी हो, होना मई में ही है, ठीक है। वो बढ़ जाता है लेकिन इस पर बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि रमज़ान ही मार्च में है, अभी एकदम स्टार्टिंग में, तो लास्ट तक तो ख़त्म हो ही जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ईद तो हो ही जाएगा, 1-2 तारीख में तो ईद हो ही जाएगा। अब बचता नहीं है एक्सटेंड करने का। अप्रैल से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 9th है, 6th है, 11th है, और उसके बाद तुम्हीं लोगों की बारी आएगी, क्योंकि नीट तो उसको लेना नहीं है, नीट तो कहीं और लेता है। तो बचा हुआ जो एग्ज़ाम है वही ले लेगा जिसमें पैरामेडिकल का कोर्सेज है। और पैरामेडिकल अब अलग अलग नहीं ले रहा है, एक साथ ही एक ही दिन में सबको ले रहा है। चाहे BRTT लेना है वो भी हो, चाहे कोई सा भी हो। पहले था ना कि अलग अलग डेट था, इस बार देखे थे नर्सिंग वाले को भी, लैब वाले को भी, जो क्या पढ़ते हैं MLT DVLT सबको एक पूरा खत्म। जितना भी जुगाड़ पानी जितना भी था, रेडियो फेडियो जितना है ना, सब एक ही दिन, MRI वगैरह सब कुछ। तो अब अलग अलग नहीं हो रहा, शायद वो भी पैसा बचाने के चक्कर में नेट की तरह। जो ऐसा भी रहा अलग नहीं हो रहा, तो फिर उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मार्च की मई के महीने में मान चलो, मई में किसी तारीख को भी हो सकता है। अब वो जितने दिन बाद मिले वो तुम्हें मिलेगा चांसेस। तो तुम मई को तो तुम जोड़ो मत, सिलेक्शन चाहते हो तो जोड़ो मत। देखो आजकल पैरामेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे आ रहे बैठे हैं, पहले तरह नहीं है क्या इंटरनल है तो हो ही जाएगा। पैरामेडिकल में बहुत आते हैं। पहली बात है, पैरामेडिकल का स्कोप थोड़ा कम तो है। अब डिपेंड करता है कि पैरामेडिकल में तुम क्या लेते हो। देखो नर्सिंग का स्कोप आज भी बहुत है उसमें, और भी है उसके अंदर। रेडियोलॉजी वगैरह की तरफ आते हो तो आजकल भाई बहुत MRI एक्सरे का बाहर बहुत लैब खुला हुआ है ना, तो उसमें बहुत चांसेस मिल जाता है। MLT DLT का उतना ज़्यादा नहीं है, बट DLT शायद नाम है ऐसे, BPT पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं उसके, तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट इनकी चल रहा है, रेडियोलॉजी वगैरह का बहुत चल रहा है, MRI वगैरह सारी चीज़ें, उनको देखो। डर है जो, अगर वो टारगेट है तो वैसे तो तुम नीट की कोशिश करो, BMS BDS कुछ भी निकले, MBBS कुछ भी निकले, पहले तो ये कोशिश करो कि BMS निकालो। अगर लग रहा है कि नहीं मैं MBBS तो नहीं, लेकिन इतना मेहनत करो कि BMS के लिए एलिजिबल हो जाओ, 500 पार करने की कोशिश करो, और बायो को बहुत तगड़ा पढ़ो, वरना जब देखो छोड़ते जाओगे, घर तो बनता ही रहेगा। ठीक है, घर बनेगा, एब्सेंट नहीं करना चाहिए था, घर बनना चाहिए था, लेकिन उस 1-2 घंटे का पढ़ाई है उतना आगे पढ़ना चाहिए था। सुबह सुबह थोड़ी ना तोड़ना शुरू कर दिए होगे पत्थर, ठीक है, उतना एब्सेंट क्या। सेल्फ स्टडी में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, घर में अगर कोई काम होता है, छुट्टियां नहीं करते, फिर धीरे धीरे करके एकदम आदमी खत्म हो जाता है। टाइम बचा नहीं है, अब ये तो सर्दी वाला टाइम बड़ी तेजी से निकलेगा। तो आप जो है पहले जाके याद करो, लेक्चर को थोड़ा सा हेडफोन लगाओ, ऐसे रख के सुनते रहा करो। जहां जहां पहले याद करोगे तभी ना सुनने की जरूरत आएगी कि यार यहाँ पे क्या बोले थे।
तब आएगी, उससे फायदा उठाओ। क्वालिटी ठीक है कैमरे की खराब हो रही होगी, बट आवाज तो आ रही है ना, तो आवाज कैमरे की भी खराब क्या दिख जाएगा। तुम तो इतना है शुरू शुरू में पढ़ो उसको, रोज रोज सारे लेक्चर को देखो, कम से कम बायोमोलिक्यूल्स का जितना लेक्चर हो रहा है ना, उसको तो एक एक करके सब निपटा दो, पूरा सुनो। जहां जहां हमारी बकवास है वहां वहां का थोड़ा सा भगा सकते हो, बाकी पूरा देखो मैंने क्या कहा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहले एक्टिव है एक के छोड़ के। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो दो बातें आती है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। जीओसी वाले से, मतलब केमिस्ट्री वाले से पूछना इसके बारे में। लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि अगर इसको डील करने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो लीवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दो चीज आती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होता है? और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द शुगर, इसीलिए हम उनको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिर्फ एक फ्रुक्टोज ऐसा है, फ्रुक्टोज जो लीवो रोटेटरी, रोटेशन का कुछ है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड रोटेशन, और वो प्लेन पोलराइज लाइट है, लाइट डालते हैं तो रोटेट कैसा होता है उसके हिसाब से ही है। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको लोग प्लस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज्यादातर शुगर, मोस्ट ऑफ शुगर जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो या एक सिर्फ फ्रुक्टोज ऐसा है जो लीवो रोटेटरी होता है, जो लीवो रोटेटरी होता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पटाख से क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और हम कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ ही रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिस क्या ले रहा है ये लिखना है कि किस बेसिस पे, किस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, थोड़ा पहले देखना उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे देखो। यहाँ पे अगर छूट जाए कोई बात नहीं, बाद में जाकर मेहनत करके थोड़ा सा लिख लेना जहां जहां छूटे। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे मैंने कहा, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप के आधार पे दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्डोज शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे हम? अल्डोज शुगर। तो दूसरे को हम बोलते हैं कीटोज शुगर। अल्डोज शुगर, तो दूसरे को हम बोलते हैं कीटोज शुगर बोलते हैं, कीटोज शुगर बोलते हैं। अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर, अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा तुम्हारा, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अल्डिहाइड के अल्डोज शुगर, जिसमें अल्डिहाइड होगा एज ए फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन होगा तो कीटोज शुगर हम बोलेंगे। पे नाम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं 3 कार्बन के हिसाब से बात करूंगा ना, तो सबसे पहले एक नाम सुनोगे तो ग्लिसरल्डिहाइड। मैंने कहा था कि 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो 3 कार्बन सा अल्डोज शुगर कौन होगा? ग्लिसरल्डिहाइड। साथ में हम कार्बन भी देखते चल रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड नाम सुना होगा। दूसरा यहाँ पे 3 कार्बन का है, हमने अभी देखा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन।
कीटोन का है, 3 कार्बन का है, कीटोज शुगर हम कहेंगे इसको। 4 कार्बन में यहां पे आएगा एरिथ्रोस। देखो अल्डिहाइड ग्रुप है, ओज आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये एरिथ्रोज लिखा हुआ, ये कॉमन नेम से हम बात कर रहे हैं इसको। ये 4 कार्बन का है। यहां पे राइबुलोस, ये भी क्या है, 4 कार्बन का। पांचवा कार्बन का होगा तो इसमें क्या बोलोगे? पांचवा कार्बन का होगा तो यहां पे इस्तेमाल करोगे राइबोज वर्ड। 5 कार्बन का होगा, यहाँ पे इस्तेमाल करोगे राइबोस, और यहाँ पे इस्तेमाल करोगे कीटोस। कीटोस शुगर बोलते हैं, लेकिन देखो इस 5 कार्बन वाले को भी इस ग्रुप के नाम के ऊपर रख दिया कीटोस शुगर। 5 कार्बन का है, कीटोस 5 कार्बन का होता है। चलो अब आगे 6 कार्बन वाले को यहाँ पे नाम दोगे तुम, क्या क्या नाम दे सकते हो? यहाँ पे ग्लूकोज नाम दे सकते हो, गैलेक्टोज नाम दे सकते हो, और यहां पे क्या नाम देते हो? तो फ्रुक्टोज नाम देते हो, फ्रुक्टोज नाम देते हो। छह कार्बन का फ्रुक्टोज, 6 कार्बन, ये सब 6 कार्बन, ये सब 6। तो मैंने ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया? फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अल्डोज एंड कीटोज, नाम याद रखना। अल्डोज में कौन कौन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। और कीटोज में याद रखोगे क्या? डाइहाइड्रोक्सोएसीटोन, राइबोलोज, कीटोज, फ्रुक्टोज, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये दो है, अल्डोज एंड कीटोज। ठीक, अब आगे दूसरा, अब फिर से एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और इस बार नंबर ऑफ कार्बन हमारा बेसिस होगा। फिर से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और इस बार नंबर ऑफ कार्बन हमारा बेसिस होगा। तो इस बार बेसिस क्या लिए हमने? बेसिस क्या ले रहे हैं हम? बेसिक से क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं। I need very, क्या कहते हैं, और टू चाय ड्रिंक। तो क्लासिफिकेशंस इस बार हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे करने वाले हैं। नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो जरा सोचो, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मतलब 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? तो हमने क्या बोला था? ट्रायोज शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायोज बोलेंगे, ट्रायोज शुगर। अब ये ट्रायोज में 2 एग्जाम्पल थे, साथ में हम उनको भी चलो पहले लिख लेते हैं, नहीं तो तुम कहोगे कि क्या कर रहे हैं, हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे भाई? कोई भी चूहा बिल्ली भी जान सकता है, टेट्रोज बोल लेंगे अगर एक को, 3 को ट्रायोज बोल रहे हैं।
5 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलोगे? पेंटोज। पेंटोज बोल दिया, ठीक है। 6 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? हेक्सोस बोलोगे। ये तो चूहा बिल्ली भी जानता होगा, तुम तो इंसान हो शायद। चलिए 6 कार्बन का नहीं, चौथा नंबर पे है ना, तो ये है 6 कार्बन वाला, इसको हम हेक्सोस बोलेंगे। देखो कार्बन के हिसाब से बात करते हैं ना, तो हमें हायर क्लास के अंदर 7 कार्बन वाला भी मिलेगा, और उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेप्टोस। लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, हमारे पास एक भी हेप्टोस नहीं है मौजूद, हमें हेक्सोस तक ही पढ़ना है। तो हमने क्या क्या देखा था पीछे के हिसाब से? 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड में कौन था? ग्लिसरल्डिहाइड था। याद करते हुए साथ में जा सकते हो, ग्लिसरल्डिहाइड था। पीछे हमने देखा था, पीछे हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ग्लिसरल्डिहाइड, और उसी के सामने हमने देखा था डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन, 3 कार्बन वाले का जो था। तो दूसरा एग्जांपल हमारा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इंटेंसिटी कभी कम डाउन रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे की जितनी भी क्लासेस होगी ना, एक फुल इंटेंसिटी के साथ होगी, चाहे 4 कप चाय क्यों ना पीना पड़े, लेकिन फुल इंटेंसिटी के साथ होगी। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, पढ़ेंगे, और एटलीस्ट जो मकसद है ना, टारगेट है अचीव करने का, उसको हासिल करेंगे। इसलिए घर पे जाकर टाइम टेबल बना के सबको पढ़ना है, अपने टाइम टेबल को भी शेयर करना है कि टाइम टेबल क्या चल रहा है, क्या उसको फॉलो कर रहा है। देखो सोचते बहुत से आमतौर पे हमारी सोसाइटी में, अकॉर्डिंग टू अगर कहे ना, कि रिलीजियस एक प्रॉब्लम बन गई है। सबकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अलीगढ़ में सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट ऐसा है कि प्लान बनाते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इतने दिन में तो हो ही जाएगा, यो कर लेते हैं। मैंने अभी कि नॉन मुस्लिम में क्या होता है, मैंने ज्यादातर उनको तो पढ़ते हुए देखा, क्योंकि मेडिकल में उनका भाई परसेंटेज बढ़ता चल रहा है, इस साल 55 या 56% है उनका। तो ये ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक के नहीं कहूंगा मैं, खतरनाक नहीं, मतलब ये है शर्म वाली बात है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दो ही तो है, उसमें भी टॉप क्लासेस में वही लोग रहेंगे, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यानी कि एक्सपोज हो जा रहे हो। कि जब से नीट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर उनके नंबर्स हैं। क्योंकि हम प्लानिंग बहुत करते हैं, पूरा टाइम टेबल एकदम लिख लेते हैं, चिपका भी देते हैं रूम में, नहीं फॉलो होता, फिर दूसरा टाइम टेबल लगाते हैं, फिर चिपका देते हैं, नहीं फॉलो करते। पूरा रूम टाइम टेबल से भरा है, फॉलो नहीं हुआ। कोई 4 दिन फॉलो हुआ, कोई 5 दिन फॉलो हुआ, कोई 1 महीना। एक महीना तो बड़ी मुश्किल से होता। लेकिन तुम्हें ना कोई भी टाइम टेबल ऐसा सेट करना है जिससे तुम फॉलो कर सको। औकात से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि और मैं 10 घंटे का बना के बैठ गए और एक दिन भी नहीं हो पाया। तो देख ही रहे हो कि मैं कितना स्टेमिना, उस हिसाब से बनाओ, करना शुरू कर दो। फिर कुछ दिन के बाद लगेगा कि हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, तो फिर 2 घंटे का बढ़ा देना, 1 घंटे का बढ़ा देना। लेकिन एकदम शुरू में ही 10 घंटा नहीं है। हम खुद पढ़ने जब स्टार्ट करते हैं ना, किसी गैप के बाद, बकरीद की छुट्टी के बाद या वैकेशन के बाद, तो शुरू के 1 महीने तक 3 घंटा 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा ये चलता है। उसके नेक्स्ट महीने में जाकर वो 6 घंटा 5 घंटा होता, फिर और बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। लेकिन ऐसा सोचिए कि स्टार्टिंग से 10 घंटा पढ़ ले, तो देखो आइंस्टाइन की औलाद बनने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं। जैसा तुम कर सकते हो वैसा करो, लेकिन करो। अब क्यों नहीं गए, इतने बच्चे हैं, वो भी उसमें से सिलेक्शन ना हो, पोस्टर पर नाम चिपकवा लो कम से कम, बिल्डिंग बन जाएगी। घर में और भाई वही है तुम्हारे? शादी हो गई कि शादी नहीं हुई? तुम सबसे छोटे हो, तो बाकी सबके तो शादी हो गई। उनकी साथ ज्यादा जरूरत है घर बनवाने की। कहीं तुम्हें लालच देके तो नहीं है कि जल्दी जल्दी बनवा दो, तुम्हारी भी कर देंगे। तुम तो अभी सिलेक्शन के बाद हॉस्टल में भी रह सकते हो, ठीक है। देखो शादी वादी के बारे में पता नहीं, पर जितने भी शादीशुदा मिलते हैं उसमें से 98, 100 में से 98 जो होते हैं, 98 वही कहते हैं कि दूर रहो। सही बात भी है। मगर सही बात यह है, जैसे चाय पीनी तो होटल में भी तो मिलती है, इसके लिए पूरी की पूरी
पलटन पालने की क्या जरूरत है? खाने की बात है, वो भी मिल जाएगी टिफिन से, उसमें भी मिलता है भाई बहुत सारे घर के खाने के हिसाब का। पता चला कि तुमने पलटन पाल लिया, उसके बाद खाना कम गाली ज्यादा मिल रहा है। देखो देखो, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन वाले को कहते हैं। पीछे के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसके 2 एग्जाम्पल बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा एरिथ्रोस, ये साथ साथ में याद करते हुए चलेंगे। दूसरा बनेगा क्या? क्या बनेगा? राइबोलोस। देखो यहाँ पे पेंटोस, इसका भी 2 एग्जाम्पल बन सकता है। पेंटोस में एक जगह पे क्या था? राइबोस था, दूसरे पे क्या था? कीटोस था। फिर आओ इधर, 6 कार्बन का, एक तरह था ग्लूकोज गैलेक्टोज, दूसरी तरफ क्या था? फ्रुक्टोज। और हेप्टोज को तो रहने दो क्योंकि उसका हमें पढ़ना ही नहीं है। तीसरा, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब हमें तीसरा बेसिस लेंगे। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से तो कर लिए, अब हम तीसरा बेसिस लेने वाले हैं, और तीसरा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो पीवाईस यूज करोगे, चैप्टर को पढ़ोगे। देखो तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, पता नहीं टेस्ट में क्या नंबर आ रहा है, टेस्ट भी तुम लोग छोड़ देते हो, लेकिन टेस्ट ये नहीं चल रहा। तुम लोगों को होमवर्क हम दे देते हैं कि तुम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को 2 दिन में लेक्चर कर लेना है। अपना कॉपी भी रिवीजन करना है और लेक्चर से सुन सान के जो भी है तैयार कर लेना है। 2 दिन मतलब आज क्या है डेट? आज मंडे, आज दिन ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने क्या? ट्यूसडे ले लिया। वेडनेसडे में तुम इसके सारे क्वेश्चन लगाओगे और वेडनेसडे के रात तक इसके सारे डाउट्स को क्लियर करोगे, पूछोगे सब। मुझे पता चलना चाहिए कि हो रहा है ये पढ़ाई। अब नहीं हो रहा, मुझे मालूम है नहीं हो रहा पढ़ाई, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हो रहा होगा तो तुम्हारे हिसाब से हो रहा होगा, लेकिन अभी क्या 2 दिन टाइम है। आज जाके पूरा का पूरा नोट्स पढ़ो इसका, फिर लेक्चर सुन लो। एक दिन जैसे भी करना है 2 दिन में खत्म करना है तुमको, लेकिन कोई डाउट नहीं रखना उसके अंदर। फिर वेडनेसडे को तुम्हें इसका पीवाईक्यूज करना है। अब पीवाईक्यूज ना करके तुम फिंगर टिप ले लो या पीवाईक्यूज, चलो पीवाईक्यूज कर लो। कुछ क्वेश्चन इसके होंगे जो पुराने नहीं करने हैं तुमको। और पीवाईक्यूज में भी तुम कोशिश क्या करना कि स्पेशली तुम 2010 के बाद ही का क्वेश्चन करना, नहीं 2015 से करना है क्वेश्चन के, 2015 से क्वेश्चन करना। चलो देखो बैक क्वेश्चन सभी कर लेना, जो लगे कि यार हमने ये नाम भी नहीं सुना, हमारे ये नोट्स बुक में है, उसको छोड़ देना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है पुराने सिलेबस के हिसाब से जो एनसीईआरटी में उसका जिक्र भी नहीं है, 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन मान लिया कि 90 है या 60 है, चलो 60 या 70 है इसमें, तो उसमें तुम्हारा 50 बनना चाहिए। अगर 50 बन रहा है, 45 भी बन रहा है, मेरा चैप्टर तैयार है। 60 में से अगर 60 क्वेश्चन तुमने लगाया, 60 क्वेश्चन लगाया है, टोटल क्वेश्चन में 60 नहीं, 60 क्वेश्चन लगाया है, तो उसमें से जो है 45 क्वेश्चन को बनना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। तो ये तुम्हारा टारगेट होगा। और डाउट्स तुम पूछते जाओगे, और डाउट्स को तुम क्या करोगे? मैसेज भेजोगे मेरे ऊपर, ठीक है, ये इसको कहते हैं नंबर, क्योंकि वहाँ तो तुम कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, तो मैसेज भेजोगे कट कट कर, फोटो खींच खींच के। अरे यार वहाँ देखने, जल्दी उतारो, पूरी दुनिया कॉल करने लगेगी यार, इतना देर में तो ले लिए होंगे सब। अब वीडियो जो यहाँ तक देखेगा तब ना नंबर देखेगा। अब यहाँ तक तो वही देखेगा जो अपना जानने वाला होगा अभी फिलहाल। और जब ये वायरल टाइप का हो जाएगा चैनल वाला, तब देखेगा, तब तक नंबर बदल लेंगे।
फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा है। अप्रोच करना ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है तो काहे को करना बेफालतू का। नीट निकालना है पहले, उसके बाद रिसर्च करना है, मतलब नहीं पढ़ना आपने को अप्रोच वगैरह। वही नहीं, मैम मुझे मेडिकल वोडिकल में भी नहीं दिखाई देता, मुझे कहीं और होगा, BSc और सी की तरफ होगा। बायोमोलिक्यूल्स वहाँ पे एक्चुअली में अब ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, BSc में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होता है उस लाइन में, तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल तो होगा ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसे काफ़ी सारे अभी ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में जानना है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है या खानों के अंदर है। कल जाके डॉक्टर बनोगे तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि मेरा एक चचा है, मेरा एक पापा है, मेरा एक ही पापा होता है, ठीक है, तो मेरा एक भैया है, वो तो डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा दवा दे देता है। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनके पास जाते हैं, तो बेवकूफ़ है लोग। क्योंकि दवा तक पहुंचने से पहले कितने सारे पॉलीसेकेराइड को मालूम करना होता है, कितने सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, बायोकेमिस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, सॉल्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। डॉक्टर्स सारे सॉल्ट कॉम्बिनेशन पहले से उसको पता है। माइक्रोब्स के अंदर अलग अलग वेराइटी के जो एंटीजन है, उनके अंदर स्ट्रेन है, उससे अफेक्ट उसको सब कुछ पता है, उसके बाद वो दवाइयों को पढ़ता है। और डॉक्टर कोई दवा देता है तो कई सारे दवा दे देता है, उसकी वजह है कि तुम्हें वो कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो फलना चिलना जो है ना, वो बीमारी ठीक करने के लिए दवा देते हैं, साइड इफेक्ट बचाने से नहीं देते। बीमारी थोड़ा लेट से ठीक हो लेकिन साइड इफेक्ट ना हो। जैसे सर में दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन खा लो, ये साइड इफेक्टेड चीज है। कॉम्बीफ्लेम खा लेना, साइड इफेक्टेड चीज है। सर में दर्द हो रहा है, रुको, चाय पियो थोड़ा बहुत, ये सो लो। जब बिल्कुल नहीं हो रहा, ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा, तब कोई टैबलेट खाया करो, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट है, कोई अच्छी बात नहीं है। पट से ऐसी दवा लेना कड़क, फीवर हो रहा है, उतर नहीं रहा है, कैसे दवा दीजिए, उतर ही नहीं रहा, पल्ला आदमी ने दिया था एकदम से उतर गया। जितनी तेज काम करता है ना, एकदम पसीने पसीने, वो हालत क्या करता है बॉडी के अंदर के एंजाइम को, उसके बारे में नहीं पता। डॉक्टर नहीं चाहता कि तुम्हारे वो हालत हो अंदर से, फीवर खत्म हो गया, पसीने आ गए, ये तुम देखते हो, लेकिन जल्दी हीट क्रिएट करना खतरनाक होगा। एंजाइम डीनेचर्ड तो होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम कुछ ज्यादा टाइम के लिए डीनेचर्ड हो जाए, कुछ एंजाइम परमानेंटली डीनेचर्ड हो जाए, उसके बाद तुम्हारे बॉडी में क्या क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है, अब यहाँ से जोड़े काम ही नहीं कर रहे, चला ही नहीं जा रहा, सर स्टिफ स्टिफ सा रहता है। खाओ ना ऐसी दवाई तुम, हार्ट जल्दी ठीक करने के चक्कर में ये टैबलेट खा लिया, वो टैबलेट खा लिया, पट से कालपोल क्या कौन से टैबलेट ले लेते हैं, तो खाओ, ठीक करवाओ तुम उसी देसी डॉक्टर से, तो फिर यही होगा। बीमारी ठीक करने से लोगों को, गांव के लोगों को मतलब होता है, उससे क्या नुकसान है उसके बारे में नहीं पूछते। डॉक्टर कंपनी का नाम सॉल्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए देखेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा लेट में ठीक कर रहा हो, बट डॉक्टर तो डॉक्टर है, क्योंकि ये सारे चीजें पढ़ी हुई है उसने। गांव के चच्चा जो है ना, वो नहीं पढ़े हुए हैं। राइबोलोज कैसा होता उनको नहीं पता, इरेथ्रोज कैसा होता उनको नहीं पता, ठीक है, उनके अंदर गैलेक्टोज कैसे होता वो नहीं पता, मोनोसेक्राइड क्या होता उनको नहीं पता। वो तो बस लिख देते हैं, जा भेज देते हैं, जा बाबू लेके आओ कर। अब हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। हमारी बात क्या है, एक बार और क्लासिफिकेशन करने की बात है, थोड़ा सा ये इसको मोटा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, हाइड्रोलाइसिस के आधार पे
मैं कह रहा हूं क्लासिफिकेशन करना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है तुम्हें मालूम है? बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना। कैसे तोड़ना है इस बॉन्ड को? तो वाटर को यूज करके बॉन्ड को तोड़ना, वाटर की यूज करके बॉन्ड को तोड़ना, वाटर को यूज करके बॉन्ड को तोड़ना, वाटर को यूज करके बॉन्ड को तोड़ना। लगे हाइड्रोलाइसिस करने। कहां तक हाइड्रोलाइसिस करते हो? अंत तक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो तुम्हें एक अलग तरह का शुगर मिलता है, अलग तरह का सैकराइड मिलता है। अंत तक नहीं करते हो तो अलग तरीके का मिलता है। हाइड्रोलाइसिस कहां तक करते हो उसके हिसाब से। बिल्कुल अंत तक कर देते हो, अब फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो कौन सा शुगर बनता है? या फिर अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस अभी पॉसिबिलिटी है, एक बार और पॉसिबल है, तो कौन सा शुगर बनता है? बहुत बार और पॉसिबल है तो कौन सा शुगर बनता है? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से पहला टाइप्स आता है अपना मोनोसैकराइड आता है, मोनोसैकराइड आता है। तुमने हाइड्रोलाइसिस किया और इतना बार किया कि अब हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, अब ये टूट नहीं सकता, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, आगे नहीं होगा, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस। अब यहां पे हाइड्रोलाइज नहीं होगा, नहीं होगा। अभी देखो 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का है, कम से कम 6 कार्बन का होगा जहां से ये बात करेंगे। मोनोसैकराइड वगैरह की बात जो हम कर रहे हैं ना, हम ये नहीं 3 कार्बन फार्बन वाले को नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 6 कार्बन वाले के लेंगे। हमारे पास जो एग्जांपल लिया जाएगा यहाँ पे हेक्सोस का लिया जाएगा, 6 कार्बन का लेंगे मोनोसैकराइड लेवल से। जब ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा हो रहा है जो 6 कार्बन का, सबसे छोटा 6 कार्बन का हेक्सोस। और हेक्सोस में हमारे पास कई सारे नाम थे। हेक्सोस में हमारे साथ क्या क्या नाम है? तो हेक्सोस में हमारे पास क्या क्या नाम थे? हमारे पास था ग्लूकोज था, हमारे पास इसमें क्या है? ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है और फ्रुक्टोज है। और ये सभी क्या है? 6 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है। और मोनोसैकराइड में आएगा क्योंकि अब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल जो पढ़ना है, जो करना है, वो है हेक्सोस, 6 कार्बन वाला। इसको और हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते क्योंकि मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड के अंदर सबसे छोटी ये है हेक्सोस, अब इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसैकराइड तो ऑलरेडी नाम, अब इससे ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते, वरना ये शुगर बचेगा ही नहीं। और 6 कार्बन से कम को लेना भी नहीं, ये भी तुमको याद रखना है। तो मोनोसैकराइड में मोनोमर में ले रहे हैं, जो सबसे छोटा ले रहे हैं वो मोनोसैकराइड है हाइड्रोलाइसिस करने के हिसाब से। और मोनोसैकराइड में हम 3 कार्बन 4 कार्बन वाले जो शुगर है उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? तो 6 कार्बन वाले शुगर को लेंगे, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को और फ्रुक्टोज को, इन सबको ले रहे हैं, इन सबको हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की ही बात करते हैं। और सबसे पहले ग्लूकोज में हम ओपन चेन ग्लूकोज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे। और ग्लूकोज में भी किसकी बात करेंगे? तो ओपन चेन की बात करेंगे, ओपन चेन की बात करेंगे, ओपन चेन की बात करेंगे। इस तरीके का बनता है। ये इस तरह के बात बनता है, देख रहा है इस पर।
ये ओपन चैन ग्लूकोज है। 6 कार्बन का है, देख लो 6 कार्बन का है एक, और अल्डिहाइड वाला है। पहला कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है 2। तीसरे कार्बन को देखो, चौथे कार्बन, पांचवे, छठे, 6 कार्बन का है। ओपन चैन हम इसको बोलते हैं, ओपन फॉर्म ग्लूकोज, ओपन चैन ग्लूकोज, ओपन चैन ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी स्ट्रक्चरली ओपन चैन और रिंग चैन देखते हम लोग, रिंग फॉर्म, ओपन फॉर्म, रिंग फॉर्म। अल्डिहाइड में है तो इसीलिए हम देखो अल्डोज वाले में आ रहा। इससे क्या पता चल रहा है ये शुगर ग्लूकोज किस में आता है, एल्डोज में आ रहा है, अल्डोज शुगर में। तीसरे कार्बन पे तुम एक बदलाव देख रहे हो, हर जगह OH इधर जो है लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में है, हर जगह इस राइट हैंड साइड में है, एक जगह पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में ज्यादातर हेवी ग्रुप्स जो है ना, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में मौजूद है। इस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानते हैं हम इसको। हम कहे भी थे कि भाई फ्रुक्टोज के अलावा जितने भी है ना वो सब डी ग्लूकोज है, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये डी ग्लूकोज है, ओपन चैन है, डी ग्लूकोज है। ठीक है, अब मैंने क्या बनाना है, इसको रिंग बनाना है, हमें इसका रिंग बनाना है, हमें इसका रिंग बनाना है, रिंग। अब हम लोग रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में आ जाते हैं, रिंग बनाते हैं। चलो रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, साइक्लाइजेशन करने के बाद बनता है। कैसे रिंग फॉर्म बनता है, फिर से मैं एक बार बनाता हूं। ये मेरे पास ओपन चैन है, ये मेरे पास एक ओपन चैन है, 1 2 3 4 5, आई थिंक ये हो गया हमारा 6। इधर OH इधर H, यही रहेगा, इधर OH इधर H। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये तीसरा कार्बन है तो ये ऊपर की तरफ से तीसरा है। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तीसरा हम के दिमाग में आ गया ना, कह रहे यार तीसरा तो ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, इधर से शुरू करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 2 फंक्शनल ग्रुप को रिकमेंड करेंगे, वो भी अल्डिहाइड है, कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसे होता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ओ भाई अमिताभ बच्चन मानते हैं उसको, लेकिन इसको भी हम अल्डिहाइड को मिथुन चक्रवर्ती से कम नहीं मानते। यहां से भी नंबरिंग शुरू हो सकती है। कार्बोक्सिलिक अगर आ गया, अल्डिहाइड दोनों आ गया, तो कार्बोक्सिलिक को रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो तो अमिताभ बच्चन है। कालिया, कालिया जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ठीक है नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। देखो यहाँ पे OH ग्रुप, थोड़ा पबजी कम खेलना सब, और पढ़ाई ज़्यादा करना सब, यूट्यूब का इस्तेमाल करो तो पढ़ने के लिए करो आप। देखो ये पहला कार्बन और पांचवा कार्बन आपस में मिल जाते हैं, इसको हम कहते हैं 1,5 साइक्लाइजेशंस। 1,5 साइक्लाइजेशन हम इसको बोलते हैं। और 1,5 साइक्लाइजेशन के बाद जो चीज बन रहा है हम देखो, ये इसको रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बन रहा है। ये पहला है, फर्स्ट प्राइम कह लो पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और यहाँ पे एक आएगा छठा। ये यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे छठा।
ऐसे ये रहा हमारा रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तुम देख लो यहाँ पे पहला कार्बन और पांचवा कार्बन दोनों मिले हैं, पहला कार्बन और पांचवा कार्बन मिले, तुम देखना पहला कार्बन और पांचवा कार्बन मिले हैं और बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। जैसे ये पहला कार्बन और पांचवा कार्बन मिले हैं तैसे ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा, ठीक है। 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता ना, तो ये बॉन्ड टूट गया होगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे एक जो फ्री हुआ होगा वो इसके साथ जाके ये बॉन्ड बना लिया, उसके साथ बना लिया, उसके साथ ये बॉन्ड बना, जैसे अटैक मारा ये फ्री हुआ, वहाँ पे है बॉन्ड वहाँ पे बन गया, और ये इस तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज कि यहाँ पे तुम तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप इस तरफ देख रहे हो, तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप उस तरफ देख रहे हो, तो देख रहे हो तीसरे कार्बन पर वहां OH ग्रुप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम तीसरे कार्बन पर OH तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो, बाकी सब में OH को तुम नीचे की तरफ देख रहे थे, यानी कि दोनों OH जो है जो इधर राइट हैंड साइड में है वो नीचे की तरफ है, एक ही जगह जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको मैं ऊपर की तरफ इस तरफ हमने शो कर दिया है, ठीक है। ये देख रहे हो ये सारी चीज, ये रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, क्या रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म है। एक चीज और, इस रिंग फॉर्म में तुम देख रहे हो कि चैन के अंदर कितने कार्बन है, अगर रिंग में देखे तो रिंग में, इन रिंग में कितने कार्बन है, रिंग कंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन है प्लस एक ऑक्सीजन इसके अंदर मिले हुए हैं, तो उस रिंग को क्या बोलते हो, पायरन रिंग, इसको पायरन रिंग बोलते हैं, हम इसको पायरन रिंग बोलते हैं, पायरन रिंग बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम पायरन रिंग बोल रहे हैं। अब ये ग्लूकोज के 2 फॉर्म होते हैं, ये तुम्हारे पास रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एक बार आ गया। रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाते हैं उसमें ध्यान दो, ये ओपन चेन ग्लूकोज है, उसमें 1,5 साइक्लाइजेशन होता है तो रिंग फॉर्म बनता है, और वो रिंग फॉर्म, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरन रिंग बोलते हैं। पायरन रिंग बोलने के पीछे वजह क्या है, तो उसके 5 कार्बन होते हैं, उसके रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, इसीलिए हम इसको पायरन रिंग बोला करते हैं, इसलिए हम इसको पायरन रिंग बोलते हैं। ये ग्लूकोज जो है ना 2 तरीके का होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज का नाम क्या है, उससे पहले ग्लूकोज का नाम क्या है, तो डी ग्लूकोज है, ये ओपन चेन डी ग्लूकोज है, और ये जो है रिंग चेन डी ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का नाम क्या है, डी ग्लूकोज है। इसके 2 वैरायटी, डी ग्लूकोज की 2 वैरायटी आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि ग्लूकोज की 2 वैरायटी आते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को हम बोलते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, 2 तरह के ग्लूकोज यहाँ बन सकते हैं, बट 2 तरह के ग्लूकोज हम बन सकते हैं इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी, ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि ये कौन सी तरह का ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज है। कैसे कि पहले कार्बन पे OH अगर नीचे की तरफ होगा, इधर इस तरफ, तो हम उसको अल्फा बोलेंगे, अगर मैं इसको रोटेट करके 180 डिग्री पर रोटेट करके ऊपर पहुंचा दूंगा तो मैं इसको बीटा डी ग्लूकोज बोलूंगा। मैं समझ गया बात को। कल हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा के बारे में। सो हम लोग आज यहीं पे लेक्चर को अंत करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।